तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 का, ठीक है, पाठ 1। तो शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। 2026 और 27 का ये बैच है। तो कॉपी पेन अपने उठा लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो आज पाठ 1 में हम सीखेंगे, ठीक है, इसका परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद इस पाठ 1 में क्या क्या चीजें हैं, ठीक, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, क्या क्या इसमें पढ़ना है हमको। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, भाज्य और अभाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। जिसके क्या हो, दो से अधिक गुणनखंड हो। दो से अधिक गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि वो खुद के पहाड़े में आए और एक के पहाड़े में आए और एक कोई दूसरे पहाड़े में भी आए। तो ऐसी संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, गुणनखंड हो, तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या कौन सी संख्या, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है, भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो वह कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई एक संख्या, यहाँ पे हमने ले लिया संख्या, मान लेते हैं 8। कितनी संख्या ले ली, संख्या 8 ले लिया, ठीक है। अब इस संख्या 8 जो है किसके किसके पहाड़े में आएंगे, तो देखते हैं जो संख्या 8 हमारा है वो किसके पहाड़े में आएगा। वो हमारा एक, तो सबसे पहले 1 के पहाड़े में आएगा, ठीक है, और उसके बाद किसके पहाड़े में आएगा, ये हमारा 2 के पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा और किसके पहाड़े में आएगा, 8 के पहाड़े में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो संख्या 8 के है, 8 के कितने गुणनखंड हो गए, 4 गुणनखंड हो गए। 1 हो गया, 2 है, 4 है और कितने हैं, 8 है। तो हमारे 8 के कितने गुणनखंड है, 4। तो 2 से इसके अधिक गुणनखंड है, तो इसका मतलब ये संख्या हमारी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो संख्या हमारी क्या कहलाती है, वो संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ ले लिया संख्या 4। तो संख्या 4 क्या हो जाएगा, संख्या 4 हमारा 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा और किसके पहाड़े में आएगा, 4 के। तो इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड है, इसका मतलब ये संख्या कौन सी संख्या है, ये भाज्य संख्या है, ठीक है। और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ संख्या ले ली 6। कौन सी संख्या ले ली, 6। अब 6 देखते हैं, 6 किसके पहाड़े में, 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में और किसके पहाड़े में आएगा, 6 के पहाड़े में आएगा। तो यहाँ भी देखते हैं कि जो संख्या 6 है इसके कितने गुणनखंड है, इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगी, ये भी संख्या हमारी भाज्य संख्या होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। कौन सी संख्या के बारे में पढ़ेंगे हम, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या में क्या होता है, अभाज्य संख्या में सेम यही चीजें रहेंगी, बस क्या होगा उसमें, ऐसी संख्या जिसके जो गुणनखंड केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसी संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है, तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। वह अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो वह कौन सी संख्या कहलाती है, वो संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या एक तो खुद के पहाड़े में आने चाहिए और 1 के पहाड़े में आने, जैसे 5, ठीक है। चलिए यहाँ ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिख लिया 5। अब देखते हैं 5 हमारा किसके पहाड़े में आएगा,
1 के पहाड़े में आएगा और किसके पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में आएगा। तो ये संख्या हमारी कैसी संख्या है, ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि ये 1 के पहाड़े में और किसके पहाड़े में आ रही है, 5 के पहाड़े में आ रही है। ठीक है, और इसी तरीके से हम संख्या ले सकते हैं 11। 11 हमारे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 के पहाड़े में आएगा और किसके पहाड़े में आएगा, और हमारे ये आ जाएगा 11 के पहाड़े में। और किसी पहाड़े में आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो ये संख्या हमारी कैसी संख्या है, ये संख्या हमारी हो जाएगी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे। तो भाज्य अभाज्य हमने जान लिया। तो भाज्य संख्या हमारी क्या होती है, भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, वो हमारा क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, वो हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी, वो हमारी संख्या कहलाएगी अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब उसके बाद जान लेते हैं लासामासा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड पहले जानते हैं हम। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो अभाज्य गुणनखंड हमारे जैसे कोई भी संख्या हो तो उसको तोड़कर लिख दो, उसको तोड़कर अभाज्य संख्याओं में, ठीक है, कोई भी संख्या उसको अभाज्य संख्या में तोड़ दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई नंबर, अब कोई नंबर यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे 40 ले लिया, कितना ले लिया, 40। अब 40 को हमको तोड़ना है, तो चलो 40 को तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 40, और 40 किससे कटेगा, 40 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 दहम 20, फिर 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 एकम 5। तो 40 हमारा किसमें टूटा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे किसमें टूटा, 5 में टूटा। ठीक है, ये जो 40 टूटा है ये किसमें टूटा है, ये अभाज्य संख्या में टूटा है ना। 2 2 2 ये सभी हमारी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो यही हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा, कोई संख्या होगी उसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ दो, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में, वही हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक, तो अब इसको लिखते कैसे हैं, तो इसको हम कुछ ऐसा ऐसे लिख दो, ये भी सही है। उसके बाद हम इसको लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, 40 और उसके बाद 2 3 बार है ना, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगी, हमारा 2 की घात 3 और गुणे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम और भी कोई संख्या है जैसे उसको कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ लिख लिया, यहाँ लिख दिया हमने 36, कितना लिख दिया, 36। अब 36 को तोड़ना है, तो 36 किस में टूटेगा, चलो 36 को यहाँ लिख लेते हैं। तो 36 हमारा किससे आएगा, 2 के पहाड़ 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से काट दिया, 2 9 18, फिर 3 से काट दिया, 3 3 9, फिर 3 से काटा, हमारा 3 एक कम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा टूटा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे हमारा कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो 36 को हम कितना लिख देंगे, या अभाज्य संख्या देखो टूट गए अभाज्य संख्या के रूप में। अब इसको लिखेंगे तो 2 की घात 2 हो जाएगी, फिर गुणे यहाँ पे 3 की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये हमारा होता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब उसके बाद लासामासा, लासामासा तो पता ही है। ठीक है, तो चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो उदाहरण नंबर 1, ठीक है, उदाहरण नंबर 1, तो चलो शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां जहां एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जहां n, यहाँ पे n रहना चाहिए। ठीक है, जहां n क्या है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या, ठीक है, क्या कोई ऐसा मान है, क्या कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। ठीक है, जांच कीजिए कि n का कोई मान, यहाँ पे n रहना चाहिए। ठीक है, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n, ठीक है, किस पे समाप्त हो, 0 पर समाप्त हो। ठीक है, देखो अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त, n का मतलब क्या, n हमारी जो यहाँ पे कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या, एक कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या। अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अगर कोई भी संख्या हमारी 0 पर समाप्त हो रही है तो जो उसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है, अगर उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 का आना जरूरी है। ठीक है, कोई भी संख्या ले लो, अगर कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रही है तो जो उसके अभाज्य गुणनखंड है कितना हमारा हो जाएगा, उसमें 2 और 5 जरूर आएगा। ठीक है, कोई भी संख्या ले लेते हैं। चलो जैसे हमने यहाँ लिख लिया 50,
कितना लिख लिया 50। अब 50 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा 2 गुणे 5 गुणे कितना होगा, 2 गुणे 5 गुणे कितना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5। ठीक, देखो 50 में हमारा 2 और 5 आ रहा है ना, ठीक, लास्ट में इसके जीरो जीरो पर समाप्त हो रहे, तो मतलब किसमें, इसमें 2 और 5 आ रहा है। और कोई संख्या ले लेते हैं हम, जैसे हमने यहाँ संख्या ले ली, कितना ले लिया 60 ले लिया, 60 को तोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे हमारा 3 और गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60। तो ये हमने 60 को तोड़ दिया, तो यहाँ इसके लास्ट में जीरो है, तो यहाँ भी देखते हैं 2 और 5 आ रहा है, ठीक है 2 और 5 है ना। तो ऐसी संख्या जिसके लास्ट में जीरो होगा तो उसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो वहां पे क्या उसके में 2 और 5 जरूर आएगा। अगर 2 और 5 नहीं आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या जो है हमारी जीरो पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, अगर उस संख्या गुणनखंड किया, अगर हमारा कितना 2 और 5 अगर उसमें आ रहा है तो वो जीरो पर समाप्त होगी, और नहीं तो जीरो पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, तो कुछ ऐसा ही प्रश्न है, कह रहा है कि संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n, ठीक है, किस पे समाप्त हो, शून्य पर समाप्त हो। तो यहाँ पे कह रहा है जो 4 की पावर n है, ठीक 4 की पावर n, 4 की पावर n है, n हमारी क्या प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो सकती है। ठीक, यहाँ पे n हमारा क्या हो सकता है, ये हम इसको लिख सकते हैं n का मान कुछ भी हो सकता है, जो n है हमारा क्या हो सकता है 1 2 3 4, इस तरीके से कुछ भी बोल रहा है ना, इसमें प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम 4 की पावर कितना कर दें 1 कर दें तो यहाँ कितना होगा, ये हमारा 4 का 4 ही हो जाएगा, और इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना 2 गुणे 2 आएगा, तो इसमें 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, और 4 की पावर n है, हाँ ठीक है, और यहाँ पे इसको अगर हम ठीक इतना ही लिख देते 4 की पावर 1 है, हमारा कितना होगा 2 गुणे 2 हो जाएगा। जीरो पर समाप्त होगा क्या, जीरो पर समाप्त तो हमारा नहीं होगा ये, ठीक है ना, 2 2 नहीं 4 हो रहा है, ये 4 ही आएगा। और उसके बाद जैसे ये 4 की पावर कितना हो गई 2 हो गई, तो 4 की पावर 2 हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 2 का मतलब कितना होगा 16। देखो जीरो पर समाप्त हो रही है क्या, जीरो पर समाप्त तो नहीं हो रही है। ठीक है, अगर इसका भी गुणनखंड अगर हम करें कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे कितना होगा 2 और गुणे 2 हो जाएगा। तो देखो अगर जीरो पर समाप्त तो नहीं हो रही है तो उसमें 2 और 5, 2 तो आया होगा ठीक है, लेकिन 5 नहीं है इसमें। तो ऐसी संख्या अगर कोई भी अगर जीरो पर समाप्त हो रही हो तो उसमें क्या होगा, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होंगे। ठीक, तो चलो इस प्रश्न को करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कोई भी संख्या यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, ठीक है, तो वह 10 से विभाज्य होगी, 10 से विभाज्य होगी। ठीक है, मतलब अगर कोई भी संख्या जीरो पर हमारी समाप्त होती है वो 10 से कटेगी ही कटेगी। ठीक है, कोई भी संख्या वो 10 से कट ही जाएगी। ठीक, अगर जीरो पर समाप्त हो रही है तो। ठीक है, और इसका दूसरे शब्दों में अगर कहें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अर्थात वह संख्या ठीक है, वह संख्या 2 और या उस संख्या अर्थात उस संख्या के गुणनखंड में, ठीक है, अर्थात उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5, ठीक है, 2 व 5 जरूर होंगे, ठीक है, क्या होंगे
यदि कोई संख्या हमारी 0 पर समाप्त हो रही है तो वो 10 से विभाजित होगी, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि उस संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 क्या होंगे जरूर। अगर 0 पर समाप्त होगी तभी 2 और 5 होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ 4 की पावर n है, 4 की पावर n का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 4 की पावर n है ना, तो 4 की पावर n लिखा है यहाँ पे हमने। अब 4 की पावर n, तो 4 का हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो 4 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे कितना, 4 को हम तोड़ सकते हैं, 2 गुणे किस में टूटेगा 2, और इसकी पावर हमारी कितनी हो जाएगी, n हो गई। ठीक है, यही होगा। तो मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे मतलब ये देख रहे हैं जो इसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल और केवल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है क्या, 5 नहीं आ रहा है ना, तो ये संख्या 0 पर समाप्त होगी क्या, नहीं समाप्त होगी। तो यहाँ लिखेंगे कि 4 की पावर n, 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, गुणनखंड में 2 की पावर n है, 2 की पावर n है। ठीक है, यह 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, परंतु 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है, जब 5 नहीं है अतः 4 की पावर n, ठीक है, 4 की पावर n, ठीक है, 4 की पावर n संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं। ठीक है, यहाँ क्या, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से क्या होगी, विभाजित होगी, अर्थात वह उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 क्या होंगे, जरूर होंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने 4 की पावर n का गुणनखंड किया, तो 4 की पावर 4 का गुणनखंड किया, कितना हो गया, 2 गुणे 2, पावर n वैसे ही हमने क्या कर दिया, लगा दिया। अब 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, ठीक है, परंतु या लेकिन लिख दूं 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः 4 की पावर n, ठीक है, संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। या ये लिख दे कि n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिससे 4 की पावर n, ठीक है, 0 पर समाप्त हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रश्न, उदाहरण पहला। और उसके बाद तो यहाँ कह रहे हैं संख्याओं 6 और 20, ठीक है, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या HCF और LCM निकालो। इसका हमको क्या निकालना है, इसका HCF और LCM, ठीक है, इसका लासा और मासा निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 6 और 20 है, ठीक, तो चलो 6 और 20 का हम करते हैं सॉल्व। तो 6 है, तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया 6, तो 6 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना होगा, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे कितना होगा, 3 हो जाएगा। और 20, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना होगा, 2 गुणे हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही करते हैं। तो 6 लिखा है यहाँ पे, 6 2 से कटेगा, 2 ताई 6, 3 एक कम 3 हो गया। और उसके बाद फिर कितना 20, तो 20 हमारा किससे कटेगा, 20 कटेगा 2 से, 2 दहम 20 हमारा हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 5 एक कम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ 6 के गुणनखंड हमारे 2 गुणे 3 हो गए, 20 के हमारे कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 5। अब इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है ना, तो यहाँ पे निकल लेते हैं HCF। HCF का मतलब क्या, मासा। ठीक है, अब मासा निकालेंगे, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा मासा, क्या होता है, जो चीजें जो उभयनिष्ठ हो, दोनों में सेम हो, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा। तो दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है,
ठीक है, तो ये हमारा मासा कितना हो जाएगा, ये मासा हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ एलसीएम 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 क्या होता है, एलसीएम हमारा वो होता है जो इसमें मिल रहा है उसको भी लिखो, जो नहीं मिलता है उसको भी हम लिख देते हैं। यहाँ पे 2 मिला तो 2 लिख दो, और उसके बाद 3 मिला, 3 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है उसको लिख दो। ये 2 मिल रहा है क्या, नहीं, उसको भी लिख दो। ये 5 मिल रहा है क्या, नहीं, तो इसको भी लिख दो। जो मिल रहा है उसको भी लिख दो, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख दो। ठीक, तो ये हमारा फिर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 ताई 6, 6 दुनिया 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। तो इसका जो हमारा लासा है कितना आ जाएगा 60, जो इसका मासा है कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, उदाहरण नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 104 का मासा और इसका क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है भाई, एचसीएफ और एलसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे हमने लिखा कितना 96 लिख दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दिया 101। चलो 96 को हम तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो चलो 96 को हम तोड़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमने 96, 96 किससे कटेगा, 2 से, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दुनिया 4, 2 चौको 8, फिर 2 से, 2 एक कम 2, 2 दुनिया 4, 2 छन 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 छन 2 ताई 6 होगा, सॉरी 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक, 101 को 100, यहाँ पे 101 नहीं, 100 404 है, तो 404 को काटते हैं। तो 404 को काटेंगे तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दुनिया 4, 2 दुनिया 4, फिर 2 से, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, और 101 हमारा किससे कटेगा, 101 से कटेगा। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे कितना हमारा हो जाएगा, 96 हमारा होगा 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े कितना, 2 गुड़े 2, और गुड़े कितना हुआ 3 हो गया। और उसके बाद फिर ये हमारा कितना है, ये हमारा हो जाएगा 2 गुड़े 2 गुड़े, और हमारा कितना हुआ 101। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 101, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 101 लिख दिया। ठीक है, चलो, तो क्या निकालना है इसका, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ लिख देते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, जो चीज मिल रहा हो, तो ये 2 मिल गया, इस 2 को उठा के यहाँ लिख दिया, ये 2 मिल गया, इस 2 को उठा के हमने यहाँ लिख दिया, तो गुणा करा दिया, 2 दुनिया कितना हो गया 4, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 4 आ गया। और उसके बाद हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ लिख दिया एलसीएम, जो मिल रहा है उसको भी लिखो, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखो। ये 2 मिला, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 हो गया, फिर ये हमारा हो गया 2, और फिर उसके बाद ये हमारा ये 2 मिल रहा है क्या, नहीं मिला, इसको लिख दो, फिर ये 2 लिख दो, और फिर ये अगला वाला 2 लिख दो, और उसके बाद ये 3 नहीं मिल रहा है, इसको भी लिख दो, और फिर उसके बाद ये जो हमारा 101 है, तो यहाँ पे हमने 101 कर दिया। इसको क्या करा दो, गुणा करा दो, 2 दुनिया 4, दुनिया 8, दुनिया 16, 16 दुनिया 32, 32 तरीक का 96 हो जाएगा। अब 96 का हम 101 में गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो 96 का अगर हम 101 में गुणा करा देंगे तो 96 कम 96 हो जाएगा। ठीक है, हासिल कितना है, ये 9 चला जाएगा, फिर 96 0 0, ये हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा। 96 कम कितना होगा 96, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 96 और कितना होगा 96। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 96 और 404 का जो हमारा मासा है कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और जिसका एलसीएम है, एलसीएम कितना आ जाएगा 9696 आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमको कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ठीक है, सेम उसी तरीके से करना है। तो पहली संख्या कितनी है 6 है, तो यहाँ पे हमने लिखा 6, और उसके बाद कितना है 72 है, तो यहाँ लिखा 72, और फिर उसके बाद कितना है यहाँ हमारा 120, तो 120 लिख दिया। ठीक है, तो चलो इसका गुणनखंड करेंगे तो 6 का गुणनखंड हमारा कितना होगा, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा 6 का गुणनखंड। ठीक है, 72, तो चलो 72 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 72 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो किससे कटेगा, 2 से, 2 से काटेंगे कितने बार में कटा 36 बार में, फिर 2 से काट दिया, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दिया, 2 9 18, फिर 3 से 3 तरीक का 9, फिर 3 से काटा, 3 एक कम कितना हो गया 3 हो गया। अब 120 है, 120 को भी काट देते हैं। 120 हमारा कटेगा किससे, 2 से, 2 6 12, फिर 0, 2 ताई 6, फिर 0 लगा दिया, फिर 2 से काटेंगे कितने बार में कटा 15 बार में, फिर 15 3 से कटेगा, तो 3 5 15 हो जाएगा, और फिर ये काट देंगे 5 से, 5 एक कम कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा 72 है, 72 किस में टूटा, 72 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे किस में टूटा 3 में टूटा। और उसके बाद जो हमारा 120 है वो हमारा टूटा 2 गुणे 2
गुणे 2 गुणे 3 और गुणे किस में टूटा, 5 में टूटा। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना, एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ पे हमने लिखा एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, जो मिल रहा है, तो यहाँ पे ये 2 मिला और ये 2 मिल रहा है। ठीक है, तीनों में देखेंगे जो मिल रहा है वही लिखेंगे। तो तीनों में ये 2 मिला तो हमने यहाँ लिख दिया 2, और तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में मिल रहा है ये 3, है ना। तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया 3। और कुछ मिल रहा है क्या, तीनों में नहीं मिल रहा है ना, तो ये हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 टाइम 6, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 6। अब उसके बाद क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। यहाँ लिखते हैं एलसीएम। एलसीएम यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या होगा, ये 2 मिला तो इस 2 को भी लिख दिया, और ये 3 मिला इसको भी लिख दिया, और उसके बाद ये 2 मिला, ये देखो ये हो गए हमारे, ये 2 लिख देना है, और फिर उसके बाद ये 2 जो नहीं मिले हैं इनको भी लिख देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है, ये हमारे 3 नहीं मिला, ये 3 भी लिख दो, और ये 5 नहीं मिला तो ये 5 भी लिख दो। ठीक है, चलो अब क्या करा देते हैं, इनका गुणा करा देते हैं। चलो गुणा कराते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 ताई 6, 6 2 नहीं है 12। ठीक है, 12 दुनिया 24, और 24 पंचे हमारा कितना होता है, 24 पंचे 120, 120 त्रिक का हमारा हो जाएगा 12 ताई 36, ये हमारा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम है, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, और एचसीएफ हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित, ठीक है, अब यहाँ से हमारी क्या हो जाती है, प्रश्नावली चालू हो जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली। तो प्रश्नावली कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये जो हमारी संख्याएं हैं, ठीक है, इन संख्याओं को हमको किस में तोड़ना है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो, तो 140 है, तो 140 को हम कितना लिख सकते हैं, 140 को हम यहाँ अगर तोड़ेंगे, तो चलो 140 को तोड़ लिया जाता है, तो 140 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 140 किससे टूटेगा, 2 से टूट जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा, और फिर 0, फिर 2 से काट देंगे, 2 ताई 6, और फिर ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 से कटेगा, 5 सते 35, फिर 7 से काटेंगे, 7 एक कम कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा 140 है वो हमारा टूटेगा 2 गुणे किसमें 5, और गुणे कितना हो जाएगा 7। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, कितना, 2 की घात हमारी हो जाएगी 2, और फिर गुणे 5, और गुणे कितना होगा हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से 140 का हम क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। अब उसके बाद 156 है, तो यहाँ पे हमने लिखा है 156। अब 156 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से काटा, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से काटा, 2 ताई 6, 2 9 18, फिर 3 से काट दिया, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, फिर ये हमने काटा 13 से, 13 एक कम कितना हो गया, 156 का गुणनखंड हो गया। ठीक है, चलो तो अब इसके बाद इसको सॉल्व, इसको गुणनखंड इसका करते हैं, तो ये हमारा हुआ किसमें, 2 गुणे 3, और गुणे हमारा कितना हुआ, 13 हो गया। तो हमारा कितना हुआ, 2 की घात 2 हो जाएगा, फिर गुणे 3, और फिर गुणे कितना हमारा हो जाएगा 13। इस तरीके से हम 156 का क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो बाकी तीनों क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमारा है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारा एलसीएम गुणे एचसीएफ है कि नहीं है। तो जो संख्या है, ठीक है, तो ये संख्या दोनों दी गई है, एक 26 है, एक कितना है 91। तो इसका हमको लासा और मासा निकालना है, और उसके बाद एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले पे हमको रख के ये चेक करना होगा कि ये जो हमारा लासा और मासा मतलब है ये सही है कि नहीं। ठीक है, मतलब क्या चेक करना है, ये चेक करना है कि दोनों संख्याओं का गुणा करो और लासा और मासा का गुणा करो। तो फार्मूला हमारा ये होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और बराबर में क्या होता है, बराबर में हमारा हो जाता है एचसीएफ, और गुणे क्या होता है एलसीएम। ठीक है, ये हमको चेक करना पड़ेगा कि पहली और दूसरी संख्या का गुणा कराओ, और उसके बाद क्या करो, उसके बाद ये चेक करो कि जो हमारा ये लासा और मासा का जो गुणा कराते हैं वो बराबर आता है कि नहीं बराबर आता है। ठीक है, इसी फार्मूले में हमको रख कर क्या करना है, चेक करना है। ठीक, तो चलो चेक करते हैं। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या हमारी 26 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना, 26 लिखते हैं। तो 26 हमारा किस में होगा, तो 26 हमारा टूटेगा किस में, तो टूट जाएगा हमारा 13 दुनिया 26 होता है ना, तो हमारा हो जाएगा
किसमें 2 × 13 में टूट गया। और 91 को तोड़ेंगे तो 91 हमारा किसमें 13×7 = 91 होता है। मतलब ये हमारा टूट गया किसमें 7 × किसमें टूटेगा 13 में टूट गया। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद हमको ये इसका एचसीएफ निकालना है। इसका हम क्या निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में क्या है, दोनों में हमारा है 13। तो यहाँ हमने कितना लिख दिया 13। क्या निकालना है, अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम जो मिल रहा है उसको भी लिखो और जो नहीं मिला उसको भी लिख दो। 2 और 7 नहीं मिलने हैं, इसको भी हमने क्या कर दिया लिख दिया। चलो गुणा कराते हैं। 13×7 = 91 और 91 दुनिया हमारा कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 182 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना होगा 182 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो इसका मास जो हमारे एचसीएफ है 13 आएगा और जो एलसीएम मतलब लासा कितना आ जाएगा 182 हो जाएगा। अब इस फार्मूले पे रख के हमको चेक करना है कि ये सही आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यहाँ पे हमारा होता है क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर लासा, ठीक है, या एलसीएम गुणे हमारा क्या होगा एचसीएफ कर दो। ठीक है, एचसीएफ। पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या हमारी 26 है तो यहाँ हमने कितना लिख दिया 26 और फिर गुणे दूसरी संख्या हमारी कितनी है 91, तो यहाँ कितना लिख दिया 91 लिख दिया। बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम अभी हमने निकाला है कितना आया 13 आया, तो यहाँ हमने कितना लिख दिया 13 रख दिया। नहीं, एलसीएम हमारा कितना है 182 है। एलसीएम हमारा कितना 182, तो यहाँ हम रख देंगे 182 गुणे एचसीएफ, एचसीएफ हमारा 13 है तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया 13 लिख दिया। ठीक, चलो इसको गुणा कराते हैं। चलो गुणा करा लेते हैं, इसका कितना आ जाएगा। ठीक, तो 26 और 91 का गुणा कराना है, चलो गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 91 और गुणे हमारा कितना होगा 26 हो जाएगा। तो 6 कम 6 हो जाएगा। ठीक है, और 9 6 का 54 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। फिर ये हमारा हो जाएगा 6 6 8 5 13 3 हासिल 1 2, हमारा कितना आ जाएगा 23 66 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 23 66। ठीक, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका गुणा करा देना है। चलो गुणा करा देते हैं। तो 13 दूनी 26, 26 के 6 हो जाएगा, हासिल कितना चला जाएगा, हासिल चला जाएगा 2। ठीक, तो 13 8 कितना हो जाएगा हमारा, 13 8 हमारा हो जाएगा 13 5 65 13 6 78 13 7 91 13 8 104 13 9 117 13 8 104। ठीक, 13 8 कितना होता है 104। तो 104 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 106, तो 106 का 6 हो जाएगा और हासिल कितना चला जाएगा 10। तो 13 1 कम 13 और 13 10 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 23। ठीक, तो यहाँ पे दोनों आंसर हमारे क्या हो गए बराबर आ चुके हैं। ठीक है, बस यही चेक करना है हमको कि पहली और दूसरी संख्या गुणा कराओ वो किसके बराबर आना चाहिए, वो हमारा लासा और मासा के क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो चलो अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ठीक, अगला क्वेश्चन यही है। तो अगला क्वेश्चन सेम यही है, कह रहा है यहाँ पे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित वही एचसीएफ एलसीएफ इसका निकालो और उसके बाद वही चेक करो कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएफ और एचसीएफ है कि नहीं। ठीक है, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या है कि एलसीएम गुणे हमारा क्या हो एचसीएफ है कि नहीं है। ठीक, यही चेक करना है। तो चलो चेक कर लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे हमारी पहली संख्या कितनी है 510 है। चलो 510 को हम तोड़ते हैं तो 510 को किस में तोड़ पाएंगे, ये हमारा हो जाता है कितना 17 3 51 होता है ना। तो हमारा हो जाएगा 2 × 3 × 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा गुणे कितना हो जाएगी, हमारा हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टूट जाएगा किसमें 510 का हमने क्या कर दिया गुणनखंड कर दिया। ठीक, उसके बाद 92 है तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया 92। तो 92 किसके पहाड़े में आता है, तो 92 हमारा पहाड़े में आ जाएगा किसके, चलो इसको 2 से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 से काट देते हैं इसको। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं 92 का हम करेंगे तो 2 से काटेंगे 2 चौको 8 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे हमारा 2 दूनी 4 2 3 6 23 से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा होगा 2 × 2 × हमारा कितना है, ये हमारा हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक, तो 510 का गुणनखंड हमारा ये हो जाएगा और इसके जो 92 का अभाज्य गुणनखंड हमारा ये हो जाएगा। ठीक, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा, जो चीज दोनों में मिल रही हो, तो दोनों में क्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2 और उसके बाद यहाँ निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम जो मिल रहा है उसको नहीं मिल रहा उसको
2 लिखो, 3 लिखो, 2 लिखो, फिर 5 है और फिर कितना है 17 है और फिर हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 23 हो जाएगा। चलो गुणा कराते हैं। 2 ताई 6, 6 2 नहीं है 12, 12 पंचे 60 और 60 को उसमें हमारा कितना हो जाएगा 17 छंग 102 हो जाएगा। ठीक है, 17 पंचे 17 छंग 102, तो 102 और 0 और फिर गुणे यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो हमारा 0 हो जाएगा, 23 दूनी 46 के 6 हासिल 4 हो जाएगा, फिर ये हमारा हो जाएगा 23 का 0 फिर 4 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 23 से कम कितना हो जाएगा 23, तो हमारा कितना आ जाएगा 23 46 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो तो इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका जो है एलसीएम आया है, एलसीएम कितना आया हमारा 23 46 और 0 है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमको चेक करना है ये। ठीक है, पहली संख्या हमारी कितनी है, पहली संख्या हमारी 510 है, तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया 510, पूरी दूसरी संख्या कितनी है 92, तो यहाँ हमने कितना लिख दिया 92 बराबर। एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारा आया है 23 46 0 और फिर ये हमारा गुणे एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा यहाँ पे आया है तो यहाँ पे हमने कितना कर दिया 2 कर दिया। अब इसका गुणा कराते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इधर इसका गुणा कराते हैं। चलो तो यहाँ पे हम गुणा करा देते हैं किसका 510 92 में, तो इसका कराएंगे 2 0 हो जाएगा हमारा, 2 कम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 0 9 कम 9 हो जाएगा और 9 पना 45 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और फिर ये हमारा हो जाएगा 9, ये 6 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा 46 92 आ रहा है। ठीक है ना, इसको हमने गुणा कराया कितना आ गया, ये हमारा आ गया 46 92 0 बराबर। इसको गुणा कराया 2 से तो 0 हो जाएगा, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9 हो जाएगा, 2 ताई 6 और 2 दूनिया 4, ये दोनों बराबर आ गई ना। ठीक है, हाँ बराबर तो हो गई, बस यही चेक करना था। चलो अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही है। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है, लासा और मासा निकालना और उसके बाद ये चेक कर लेना कि यहाँ पे ठीक है कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल और फिर उसके बाद लासा मासा गुणनफल के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, इसके क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है बस। ठीक, जैसा अभी हमने सीखा था। चलो निकालते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, बाकी फिर आप अपने से करेंगे। ठीक है, तो चलिए कितना है 12 15 और 21 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12। ठीक है, उसके बाद 15 है, फिर उसके बाद कितना है 21, तो 12 का करेंगे तो 12 किस में 2 गुणे किस में टूटेगा 3 में, 15 को तोड़ेंगे 2 गुणे 15 हमारा टूटेगा 3 गुणे किस में टूटेगा 5 में, और 21 हमारा किस में 3 गुणे किस में टूटेगा 7 में। ठीक है, 5 ताई 15 7 तरीके 21। तो इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या होगा, जो चीज तीनों में हो, क्या मिल रहा है 3, यहाँ जो हमारा एचसीएफ है, एचसीएफ हमारा कितना होगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 3, और जो हमारा एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 3, पहले लिखो मिल रहा है उसको, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखो, और उसके बाद क्या 5 है उसको भी लिख दो, और ये जो 7 है हमने क्या कर दिया, इस 7 को भी क्या कर दिया लिख दिया। ठीक है, तो गुणा करा देते हैं। तो गुणा कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 ताई 6 6 दूनी 12 12 पंचे 60। ठीक है, 6 7 42, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। तो इसमें केवल एचसीएफ और क्या निकालना है एलसीएम, ये दोनों चीजें हमने निकाल दी। ठीक है, क्वेश्चन हो चुका है समाप्त। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन सेम यही है, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक मतलब वही एचसीएफ और क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना है 17 है, और उसके बाद कितना है 17 है 23 है, और उसके बाद हमारा है 29। ठीक, तो यहाँ पे 17 है, 17 किसके पहाड़े में आएगा, केवल 17 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ये 1 गुणे 17 मतलब 17, और ठीक है ये 1 के पहाड़े में आएगा, 23 भी 1 के पहाड़े में आएगी, हमारा हो जाएगा 23, 1 गुणे कितना होगा 23 हो जाएगा। 29 भी हमारा 1 गुणे कितना होगा 29 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 1 गुणे 29 हो जाएगा। अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हम ये देखते हैं तीनों में क्या है, तो तीनों में यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ये जो है 1 है, 1 है, तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ कितना होगा 1 हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 1।
यहाँ पे हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए जो मिल गया उसको भी लिखो, जो नहीं मिल रहा उसको 17 है, 23 नहीं मिला और कितना नहीं मिला, 29 नहीं मिला। इनको सबको क्या करा दो, गुणा करा दो। चलो गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 23 और गुणे कितना हो जाएगा 17। चलो गुणा करा देते हैं। तो 17 3 51, 51 के एक हासिल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 17 2 नहीं है 34, 34 5 हमारा कितना हो जाएगा, हो जाएगा 39। अब इसमें किससे 29 से गुणा कराना है। चलो गुणा करा देते हैं। 9 1 कम 9 हो जाएगा, 9 9 81, 81 के एक हो जाएगा, हासिल 8 हो जाएगा। 9 3 27, 27 8 कितना हो जाएगा 27 और 8 हमारा हो जाएगा 35। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 35। फिर 2 1 कम 2, दोनों 18, 18 के 8 हासिल 1, 2 3 6 और कितना हो जाएगा 7। ये हमारा हो जाएगा 9 3 8 5 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा, 10 से 11। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 11 33 और कितना होगा 9। तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएफ। एलसीएफ हमारा कितना आ जाएगा 11,339 और इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 1। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा है, तो अगला प्रश्न भी यही है। ठीक है, इसमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम तो इसको आप कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यहाँ पे एचसीएफ किसका, एचसीएफ 306 और जो है 657। ठीक, इसका जो एचसीएफ कितना है 9 दिया है और इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमको दिया क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमको यहाँ दिया गया है, देखो पहली संख्या दिया है, पहली संख्या कितनी है 306 है। ठीक है, और दूसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या हमको दिया गया है यहाँ पे 657 है। कितना है 657। और जो इसका एचसीएफ है एचसीएफ, ठीक एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमको यहाँ दिया गया है 9 और कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है हमको, एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। ये चीज हमको नहीं पता। तो अब हमने फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला क्या पढ़ा है, पहली संख्या। ठीक है, फार्मूला हमने पढ़ा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हमारा होता है एलसीएम और गुणे क्या होता है, ये हमारा होता है एचसीएफ होता है। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या हमारी है 306, फिर गुणे 657 दूसरी संख्या बराबर एलसीएम कितना है, निकालना है एलसीएम, एलसीएम और फिर गुणे एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा 9 है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 9। अब 9 इधर गुणा कर रहा है, इधर आ क्या कर लेगा, इधर आ कर लेगा भाग। ये हमारा हो जाएगा 306 और गुणे हो जाएगा 600 कितना, 600 हो जाएगा 57। ठीक, अब बटे में कितना आ जाएगा, ये आ गया 9 बराबर हमारा हो जाएगा एलसीएम। काटते हैं इसको, तो काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 9 से काट देते हैं, 9 1 कम 9 और इसको काटा हमने 9 से, कितना हो जाएगा 9 1 कम नहीं 9 7 63, 9 7 63, 2 बचा 9 3 27 आया। ठीक, ये हमारे कितना आ गया 306 और गुणे हमारा कितना हुआ 73 आ गया। ठीक है, इधर क्या बचा एलसीएम। अब इसका गुणा करा देते हैं, आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, चलो गुणा कराते हैं। तो 306 का हम गुणा कराते हैं 73 में। तो 3 छंग 18, 18 के 8 हासिल 1 और फिर ये हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 3 3 का 9 हो जाएगा और 8 7 56। ठीक है, 56 और 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8 और 6 कितना होगा 7 और 9 5 14 4 हासिल 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 22 47 8 हो जाएगा। ठीक, तो जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 22 47 और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। पहली संख्या और दूसरी संख्या पता होगी और हमको एलसीएम एचसीएफ पता होगा, एलसीएम निकालना होगा। ठीक, या हो सकता है ऐसे हो कि हमको एचसीएफ एलसीएम पता हो, पहली संख्या पता हो, हमको दूसरी संख्या निकालना हो, तो हम यही फार्मूले का प्रयोग करेंगे। या पहली दूसरी संख्या पता हो, ठीक है, एलसीएम पता हो, तो हम एचसीएफ निकालेंगे। इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा है, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये रहेगा 6 की पावर n। ठीक, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सेम ऐसा ही प्रश्न अभी हमने किया है। ठीक है, सेम और सेम वैसे ही है, उसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं करना।
चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। क्योंकि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही इसका मतलब वो क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। यहां लिखेंगे यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाज्य। दूसरे शब्दों में कहें, ठीक है, अर्थात संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 ठीक है जरूर होंगे। ठीक है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। दूसरे शब्दों में बोले तो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कितने, 2 और 5 होंगे। ठीक है, क्योंकि 10 2 और 5 से कटेगा। ठीक है, तो यही होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा 6 की पावर n है। तो 6 की पावर n को अगर हम यहाँ पे इसको करेंगे तो 6 को किसमें 2 गुणे 3 में टूटेगा। किसमें टूटेगा, 2 गुणे 3 में। तो यहाँ देखते हैं जो इसका गुणनखंड कर रहे हैं तो इसके गुणनखंड में क्या हो रहा है, 2 और 3 आ रहा है, इसके सिवा और कुछ नहीं आ रहा है। तो कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कितना होना चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए। यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है परंतु या लेकिन 5 नहीं है। 5 नहीं है। ठीक है, 5 नहीं है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, जब 5 नहीं है अतः n का ऐसा कोई भी मान नहीं है, n का ऐसा कोई मान नहीं है जिससे 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो। ठीक है, 0 पर समाप्त हो। बस इतना ही लिखना है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो इसका मतलब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होने चाहिए। तो यहाँ पे जब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो यहाँ 2 और 5 आ रहा है, मतलब 2 और 3 है, 5 नहीं है। तो वही लिख दिया 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, अतः n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसे 6 की पावर n 0 पर क्या हो, समाप्त हो। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न संख्या 6 कह रहे व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 और उसके बाद 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि ये अभाज्य संख्या क्यों है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके 2 से क्या हो, अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, तो वही हमारी क्या संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो अगर हम ये दिखा दें कि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, इस वजह से ये संख्या क्या हो जाएगी, हमारी भाज्य संख्या है। ठीक, चलो करते हैं सॉल्व।
तो यहाँ पे जो हमारी पहली संख्या है, पहली संख्या कितनी है, ये हमारी हो जाएगी 7 गुणे 11 गुणे 13 और फिर कितना है, यह प्लस का 13 है। ठीक है, अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से हम देखो क्या कर सकते हैं, इसमें से हम 13 क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 13 कॉमन लेने पर यहाँ पे हमारा बचा ये 7 गुणे 11 और प्लस का कितना बचा 1, ये हमारा हो जाएगा 13 और फिर गुणे हमारा कितना हो जाएगा 11 फते 77 और 1 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा कराएंगे, कुछ ना कुछ आएगा, ठीक, कोई संख्या आएगी। तो यहाँ पे और इसका अगर हम तोड़ दें इस तरीके से, 78 है, 78 हमारा कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78 होता है। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, फिर हमारा 13 और फिर गुणे 2 और फिर गुणे किसमें टूटेगा 3, 6 हमारा किसमें हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, 78 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 हुआ और फिर उसके बाद ये हमारा 13, ठीक है, 13 × 6 = 78, इसको कुछ ऐसा तो ही लिखेंगे। तो 13 ये 13 आ गया और उसके बाद 6 को हमने तोड़ दिया 2 गुणे 3 के रूप में। तो इसको गुणा कराएंगे तो जो भी संख्या आएगी तो इसके कितने गुणनखंड हो जाएंगे, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, एक 13 है और एक 2 है और एक कितना है 3 है और एक 1 होगा, क्योंकि संख्या 1 से भी तो कटेगी और उसके बाद एक संख्या वो खुद हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड, इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या हमारी कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, अधिक गुणनखंड है, गुणनखंड। ठीक है, संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है, खत्म, भाज्य संख्या है। ठीक है, बस इतना करना है। अब उसके बाद सेम एज ही इसको भी करना है। ठीक है, ये हमारा कितना है, ये हमारा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे कितना 1 और प्लस का यहाँ पे 1 है। ठीक है, नहीं यहाँ पे 5 है ना, चलो ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना है, ये 5। अब उसके बाद क्या कर देते हैं, ये प्लस में 5 है ना इधर, तो ये इधर का अलग है और ये हमारा केवल अकेला है। जहां से प्लस लग जाता है ये चीजें हमारी क्या हो जाती हैं, अलग, गुणे में है तो अलग रहेगा पूरा। अब इसमें से हम 5 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब हम 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 7 गुणे 6 गुणे 5 चला गया, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 और फिर गुणे 1। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का क्या बचा, 1 बचा। ये हमारा हो जाएगा 5 और फिर गुणे कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 42, बहुत लंबा चला जाएगा ना, चलो 7 × 6 = 42, तो 42 हो गया। 42 में किससे गुणा करना है, 4 से, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर किससे गुणा करना है, 3 से, तो हमारा हो जाएगा 3 × 18। ठीक है, 18 के नहीं 8 × 24, 24 के 4 हो जाएगा, हासिल 2, 6 × 18 2, 20 के 0 हासिल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पे किससे गुणा करना है, फिर 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 8 0 और ये हमारे 2 पंचे 10। अब उसके बाद फिर 1 से तो वही आ जाएगा और फिर 1 जोड़ देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1000 कितना होगा, ये आ जाएगा 9। ठीक, अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो इसको गुणा करना है, जो संख्या आएगी, अब इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड, एक तो 5 है और 1000 9 है। उसके बाद यहाँ पे 1 भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि उस कोई भी संख्या हो वो 1 के पहाड़े में तो आएगी ही आएगी, और उसके बाद वो संख्या खुद हो जाएगी, तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। इसका मतलब ये भी संख्या कैसी संख्या है, वो संख्या हमारी भाज्य संख्या। ठीक, यहाँ लिख देंगे संख्या के ठीक है 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, अतः
यह संख्या यह संख्या भाज्य संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। ठीक है, ये संख्या कैसी संख्या होगी? हमारी भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। जब दो से अधिक गुणनखंड हो जाएगा तो वो संख्या हमारी कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। ठीक, तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, और इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट समय लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और उसके बाद वो कह रहे कितने समय बाद वो पुनः अपने स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है जो हमारा एक वृत्ताकार क्या था? एक वृत्ताकार पार्क था। अब यहाँ पे भी सोनिया है और उसके बाद यहाँ ही रवि है। सोनिया और रवि क्या करते हैं? ये दोनों पार्क का एक एक क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। दोनों पार्क का एक एक क्या लगाते हैं? चक्कर। सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है। ठीक है, ध्यान रखना यहां से दोनों शुरू कर रहे हैं। सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है और जो रवि है, रवि कितने मिनट में? 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। उसके बाद कह रहा है कि दोनों वापस यहाँ पे कब मिलेंगे? दोनों वापस यहाँ पे कब मिलेंगे? ठीक है, तो अब देखो, जब भी ऐसे प्रश्न आ जाएं कि ये घूम के फिर वापस आ रहा है, फिर ये दोनों एक साथ कब मिलेंगे? ठीक है, दोनों जो प्रारंभिक स्थान पर है, यहीं से जहां दौड़ना चालू किए थे यहीं पर कब मिलेंगे? तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या निकाल देंगे? सीधा और सीधा हम इसका एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? इसका लासा निकाल देंगे बस। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे हमने चला, ये कितना हो गया? 18 मिनट चली, रवि यहाँ पे 12 मिनट में पहुंच आया। ठीक है, अब क्या हुआ? सोनिया जो है फिर चली 36 मिनट बाद, तो एक चक्कर लगे, फिर दूसरे चक्कर में 36 मिनट बाद यहाँ आई। रवि क्या होगा? 12 मिनट फिर यहाँ आया, फिर उसके बाद 12 और फिर 24, फिर 12 ताई कितना? 36। तो मतलब तीसरे टर्म में यहाँ आ जाएगा। मतलब 36 मिनट बाद भी सोनिया यहाँ होगी और रवि भी 36 मिनट बाद क्या होगा? यहाँ पे होगा। ठीक है, तो दोनों 36 मिनट बाद क्या होंगे? यहीं पर होंगे अपने प्रारंभिक स्थान पर। तो यहाँ पे हम क्या निकाल देंगे? इसका एलसीएम निकाल देना है बस। तो चलो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे? रवि मैदान का एक चक्कर 18 मिनट में, ठीक है, नहीं 12 मिनट में, 12 मिनट में लगाता है। ठीक है, और उसके बाद सोनिया मैदान का एक चक्कर, ठीक है, सोनिया मैदान का एक चक्कर कितने? 18 मिनट में लगाती है। 18 मिनट में लगाती है। ठीक है, कितने मिनट में लगाती है? 18 मिनट में लगाती है। रवि 12 मिनट में लगाता है चक्कर और सोनिया कितने? 18 मिनट में लगाती है। तो पुनः एक साथ कब मिलेंगे? तो इसका क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकाल देंगे 12 और 18 का। ठीक है, यहाँ पे रखा हमने 12 और यहाँ रखा 18, तो इसका एलसीएम निकाल देते हैं। तो 2 से काटा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 से काट दिया, 2 ताई नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 2 ताई 6, 3 से काटेंगे, 3 तिरक्कन और 3 एकम 3, और फिर ये हमारा हो जाएगा 3, 3 एकम 3, ये बता दो, 2 दुनिया 4, 4 ताई 12, 12 ताई कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसका लासा कितना आ गया? 36। ठीक, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि सोनिया और रवि, ठीक है, आंसर में क्या लिखेंगे कि सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्रारंभिक
स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे। यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन समाप्त। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा कि यहां से चलना प्रारंभ किए और दोनों एक साथ फिर वहां पे कब मिलेंगे, तब हमको क्या निकाल देना है, सीधा और सीधा उसको हमको निकाल देना, लासा निकाल देंगे, खत्म हो जाएगा। तो आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।